अगस्त 1947। एक तरफ ना पूरा देश आजादी के जश्न की तैयारियों में डूबा हुआ था। हर तरफ तिरंगे से ले जा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ राजपूताना के बांसवाड़ा में बहुत ही बेचैन कर देने वाला दृश्य चल रहा था। बिल्कुल। और वो दृश्य ऐसा था जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। हाँ, बांसवाड़ा के राजा महारावल चंद्रवीर सिंह के सामने एक दस्तावेज रखा था, विलय पत्र, जिसे हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं। उन्होंने उस कागज पर दस्तखत किए, कलम नीचे रखी और एक ऐसा वाक्य कहा जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। उन्होंने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। मतलब ये एक बहुत ही शक्तिशाली और त्रासद बयान था। अगर आप उस समय के राजाओं के नजरिए से देखें ना, तो ये कोई बड़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं थी। बिल्कुल नहीं, उनकी तो पूरी दुनिया ही बदल रही थी। सही कहा। वे जिस व्यवस्था, जिस सत्ता और जिस रुतबे के साथ सदियों से जी रहे थे, वो हमेशा के लिए खत्म होने जा रहा था। देखिए, जब हम आज के राजस्थान का एकदम साफ सुथरा एक रंग में रंगा हुआ नक्शा देखते हैं, तो हमें लगता है कि ये शायद हमेशा से ऐसा ही था। हाँ, जैसे सब कुछ बहुत आसानी से हो गया हो। वही तो। लेकिन हकीकत में उस नक्शे के पीछे सदियों पुराने साम्राज्यों के टूटने की पीड़ा, गहरी कूटनीति और बहुत भारी राजनीतिक उठापटक छिपी हुई है। और आज की इस डीप डाइव चर्चा में हम उन्हीं ऐतिहासिक पन्नों को खंगालने वाले हैं। हमारे पास जो भी नोट्स, दस्तावेज, वीपी मेनन की किताबें और राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट्स हैं, वो एक ऐसी कहानी बयां करती हैं जो किसी पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म से बिल्कुल कम नहीं है। एकदम थ्रिलर है। और इस चर्चा का हमारा मकसद यही है। हमें यह समझना है कि ऐसे 19 अलग अलग रियासतों, 3 ठिकानों और एक केंद्र शासित प्रदेश को एक सूत्र में पिरोकर आधुनिक राजस्थान बनाया गया। वो भी तब जब उनके अपने अपने राजा थे, अपनी खुद की सेनाएं थी और अपने अलग कानून थे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत समझने के लिए हमें उस माहौल की बात करनी होगी जो अंग्रेज जाते जाते पीछे छोड़ गए थे। हाँ, वो जो एक बम फोड़ गए थे ना अंग्रेज 3 जून 1947 को, भारत के अंतिम ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की घोषणा कर दी थी। लेकिन असली समस्या तो सिर्फ विभाजन नहीं थी, है ना? बिल्कुल। असली समस्या ये थी कि ब्रिटिश ताज की वो सर्वोच्चता, या जिसे पैरामाउंटेंसी कहते हैं, वो भी खत्म हो रही थी। इसी सर्वोच्चता ने इन 565 देसी रियासतों को एक ढांचे में बांध रखा था। और अंग्रेजों ने जाते जाते इन राजाओं से कह दिया कि अब वे आजाद हैं, मतलब चाहे तो भारत में शामिल हो, चाहे तो पाकिस्तान का हिस्सा बने, या फिर अपना एक अलग स्वतंत्र देश ही बना ले। ये तो सीधे सीधे भारत के टुकड़े टुकड़े करने का न्योता था। आप कल्पना कीजिए, अगर हर राजा अपना अलग देश बना लेता, तो भारत का नक्शा कैसा दिखता? मुझे तो लगता है कि वो स्विस चीज की तरह हो जाता, जिसमें हर तरफ सिर्फ छेद ही छेद होते। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। और इसी तबाही को रोकने के लिए 5 जुलाई 1947 को भारतीय रियासती विभाग बनाया गया। हाँ, जिसकी कमान सौंपी गई सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिन्हें हम भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं। और उनके सचिव बने वीपी मेनन। सही बात है। लेकिन इन दोनों ने, मतलब पटेल और मेनन ने, राजाओं के सामने एक बहुत ही दिलचस्प तकनीकी पेच फंसा दिया। उन्होंने कह दिया कि देखिए, स्वतंत्र रहने का विकल्प हर किसी के पास नहीं है। ये बहुत ही स्मार्ट कदम था। मतलब उन्होंने एक शर्त रख दी कि केवल वही रियासत अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती है जिसकी आबादी 10 लाख से ज्यादा हो और जिसकी सालाना आय 1 करोड़ रुपए से अधिक हो। और ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं था उस जमाने में। बिल्कुल नहीं। इसे समझने के लिए हमारे सुनने वाले इसकी तुलना एक एक्सक्लूसिव वीआईपी क्लब से कर सकते हैं। उस समय राजपूताना में कुल 19 रियासतें थीं। लेकिन इस वीआईपी क्लब का पास केवल 4 शक्तिशाली राजाओं के पास था: जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। बाकी 15 रियासतों को रातों रात पता चला कि उनके पास तो स्वतंत्र रहने की कोई योग्यता ही नहीं है। और उनका रिएक्शन क्या था? क्या वे आसानी से इस बात को मान गए? कतई नहीं। वहाँ भारी दहशत और छटपटाहट फैल गई थी। तो जो छोटे राजा थे, वो अपना वजूद बचाने के लिए हाथ पैर मारने लगे होंगे। एकदम। और दूसरी तरफ जो 4 बड़े राजा थे, जिनके पास विकल्प था, उनके दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। और यहीं पर स्थिति भारत की सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक मोड़ लेने लगी। यहाँ मुझे जोधपुर का वो किस्सा याद आ रहा है जो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जोधपुर एक बहुत बड़ी रियासत थी और सबसे बड़ी बात, उसकी सीमाएं सीधे पाकिस्तान से लगती थी। हाँ, और यही बात मोहम्मद अली जिन्ना को बहुत आकर्षक लग रही थी। दस्तावेज बताते हैं कि मुस्लिम लीग और जिन्ना ने जोधपुर के युवा महाराजा हनवंत सिंह को अपने पाले में करने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। मैंने तो पढ़ा है कि जिन्ना ने उन्हें एक कोरे कागज पर अपने हस्ताक्षर करके दे दिए थे, मतलब एक ब्लैंक चेक, कि आप जो चाहें वो शर्तें लिख लें, चाहे वो कराची बंदरगाह का इस्तेमाल हो या हथियारों की सप्लाई। बिल्कुल। अब आप उस भौगोलिक खतरे की कल्पना कीजिए। अगर जोधपुर जैसी विशाल रियासत पाकिस्तान में चली जाती, तो भारत के नक्शे के ठीक बीचों बीच, गुजरात से लेकर पंजाब तक, एक पाकिस्तानी गलियारा बन जाता। बाप रे, ये तो भारत के सीने में एक खंजर उतारने जैसा होता। और आपको पता है, भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान, जो उस वक्त नरेंद्र मंडल के चांसलर थे, वे पर्दे के पीछे से इस पूरी साजिश को हवा दे रहे थे। तो फिर सरदार पटेल और मेनन ने इस टाइम बम को डिफ्यूज कैसे किया? क्योंकि महाराजा हनवंत सिंह तो लगभग जिन्ना के जाल में फांस ही चुके थे। वहां कूटनीति, दबाव और रियासतों की अंदरूनी राजनीति का बेहतरीन इस्तेमाल हुआ। वीपी मेनन तुरंत जोधपुर पहुंचे। उन्होंने महाराजा को समझाया कि देखिए, आपकी रियासत की 90% से ज्यादा आबादी हिंदू है। हाँ, और अगर एक हिंदू बहुल रियासत मुस्लिम राष्ट्र के साथ जाती तो भयानक जनविद्रोह। मेनन ने यही समझाया कि अगर ऐसा हुआ तो भविष्य में जो दंगे भड़केंगे, उन्हें
उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। इसके अलावा माउंटबेटन का भी व्यक्तिगत प्रभाव इस्तेमाल किया गया, क्योंकि हनुमंत सिंह उनके काफी करीब थे। अच्छा, तो मतलब चारों तरफ से घेर कर बहुत भारी मन से ही सही जोधपुर को भारत में रहने के लिए राजी कर लिया गया। जी हाँ, लेकिन ये तो उन बड़ी रियासतों की बात हुई जिनके पास सौदेबाजी की ताकत थी। उन 15 रियासतों का क्या, जिन्हें पता चल गया था कि वे अकेले नहीं रह सकती? उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना शुरू किया होगा। हाँ, लेकिन ये प्रक्रिया भी कोई आसान नहीं थी। राजपूताना की विविधता ही उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी। हर रियासत का अपना एक अलग इतिहास था, अपनी संस्कृति थी, और सबसे बड़ी बात अपना अहंकार था। बिल्कुल, जैसे मेवाड़ जो कि सबसे वीपी मेनन तुरंत जोधपुर पहुंचे। उन्होंने महाराजा को समझाया कि देखिए, आपकी रियासत की 90% से ज्यादा आबादी हिंदू है। हाँ, और अगर एक हिंदू बहुल रियासत मुस्लिम राष्ट्र के साथ जाती तो भयानक जनविद्रोह। मेनन ने यही समझाया कि अगर ऐसा हुआ तो भविष्य में जो दंगे भड़केंगे उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। इसके अलावा माउंटबेटन का भी व्यक्तिगत प्रभाव इस्तेमाल किया गया, क्योंकि हनुमंत सिंह उनके काफी करीब थे। अच्छा, तो मतलब चारों तरफ से घेर कर बहुत भारी मन से ही सही जोधपुर को भारत में रहने के लिए राजी कर लिया गया। जी हाँ, लेकिन ये तो उन बड़ी रियासतों की बात हुई जिनके पास सौदेबाजी की ताकत थी। उन 15 रियासतों का क्या, जिन्हें पता चल गया था कि वे अकेले नहीं रह सकती? उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना शुरू किया होगा। हाँ, लेकिन ये प्रक्रिया भी कोई आसान नहीं थी। राजपूताना की विविधता ही उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी। हर रियासत का अपना एक अलग इतिहास था, अपनी संस्कृति थी, और सबसे बड़ी बात अपना अहंकार था। बिल्कुल, जैसे मेवाड़ जो कि सबसे प्राचीन रियासत थी, उसका अपना एक अलग गौरव था। मारवाड़ क्षेत्रफल में सबसे बड़ा था, तो जयपुर की आबादी सबसे ज्यादा थी। और शाहपुरा जैसी बहुत छोटी रियासतें भी तो थी। टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, जबकि भरतपुर और धौलपुर में जाट राजवंश थे। इन सबको एक साथ एक मेज पर लाना मतलब आग और पानी को मिलाने जैसा था। और शायद इसी हताशा में राजाओं ने अपने अपने स्तर पर छोटे छोटे मिनी यूनियन बनाने की कोशिशें भी शुरू कर दी थी, ताकि भारत सरकार के सामने उनकी कुछ तो ताकत दिखे। बिल्कुल सही। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने 22 राजाओं को इकट्ठा करके राजस्थान यूनियन बनाने का प्रस्ताव रखा था। हाँ, और उधर कोटा के महाराव भीम सिंह हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। डूंगरपुर वाले वागर संघ के सपने देख रहे थे। लेकिन वो सारे प्रयास एक बहुत ही बुनियादी कारण से विफल हो गए, और वो कारण था आपसी अविश्वास। कोई भी राजा दूसरे राजा के अधीन काम करने को तैयार ही नहीं था। जाहिर है, सदियों से जो राजघराने एक दूसरे के खिलाफ युद्ध लड़ते आए थे, वे रातों रात एक दूसरे को अपना नेता कैसे मान लेते? एकदम सही। और दिल्ली में बैठी रियासती विभाग की टीम इसी आपसी फूट का फायदा उठाकर उन्हें एक एक करके राष्ट्रीय ढांचे में ला रही थी। हाँ, मुझे यहाँ एक बहुत ही उग्र मुद्दे पर बात करनी है। जब ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी और पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, उस समय अलवर और भरतपुर में भारी बवाल क्यों हो रहा था? ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। मैंने पढ़ा है कि अलवर के राजा तेज सिंह पर तो महात्मा गांधी की हत्या की साजिश में शामिल होने तक के आरोप लग गए थे। क्या ये सिर्फ अपनी गद्दी छीनने का गुस्सा था? नहीं, मामला गद्दी से कहीं ज्यादा गहरा था। देखिए, ये वो समय था जब देश विभाजन की भयानक सांप्रदायिक हिंसा से गुजर रहा था, और अलवर और भरतपुर उस हिंसा के बिल्कुल केंद्र में थे। अच्छा, वहाँ क्या स्थिति थी? अलवर में मेव मुसलमानों की एक बहुत बड़ी आबादी थी, और वहां एक अलग मेविस्तान बनाने की मांग उठ रही थी। इसके कारण वहां भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए। भारत सरकार को लगा कि राजा स्थिति को नहीं संभाल पा रहे हैं। या शायद वे खुद किसी एक पक्ष का समर्थन कर रहे थे? बिल्कुल, ऐसा ही संदेह था। वहां कानून और व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी। यही वजह है कि भारत सरकार ने एक बहुत ही सख्त कदम उठाया और अलवर रियासत का प्रशासन सीधे अपने हाथों में ले लिया। और राजा तेज सिंह को दिल्ली में नजरबंद कर दिया गया था, है ना? हाँ, और भरतपुर के हालात भी कुछ कम खराब नहीं थे। वहां के शासक ने तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने से ही इनकार कर दिया था। वहां भी भारत सरकार को मजबूरी में अपना प्रशासक भेजना पड़ा। तो ये एक तरह से स्पष्ट संदेश था कि अब पुरानी राजशाही की मनमानी नहीं चलेगी। एकदम। और इन सब के बीच बीकानेर ने सबसे पहले 7 अगस्त 1947 को दस्तखत कर दिए थे, लेकिन धौलपुर रियासत आजादी से ठीक एक दिन पहले यानी 14 अगस्त तक टालमटोल करती रही। तो मतलब किसी तरह रोध होकर, डर कर या दबाव में आकर राजाओं ने दस्तखत तो कर दिए, लेकिन कागज पर हस्ताक्षर करना एक बात है और असल में एक सरकार चलाना बिल्कुल अलग। ये बहुत ही अहम बिंदु है। साइन करने का मतलब सिर्फ ये था कि अब उन्होंने अपनी विदेश नीति, रक्षा और संचार मतलब कम्युनिकेशन भारत सरकार को सौंप दिया था। लेकिन उनका आंतरिक प्रशासन, सेनाएं, पुलिस और खजाना तो अभी भी अलग अलग ही था ना? बिल्कुल। और इन्हीं 19 रियासतों के 19 अलग अलग सिस्टम को जोड़कर एक आधुनिक राज्य की मशीनरी बनाने में 8 वर्ष, 7 माह और 14 दिन का लंबा समय लग गया। बाप रे, ये एक पूरा महाअभियान था जिसे 7 जटिल चरणों में पूरा किया गया। हम श्रोताओं को हर एक तारीख बताकर बोर नहीं करेंगे, लेकिन इसके पीछे के घर्षण को समझना जरूरी है। हाँ, शुरुआत हुई मत्स्य संघ से, जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को जोड़ा गया था। इसका नामकरण के एम मुंशी ने किया था। और इसके बाद के महीनों में छोटे छोटे संघ बनते रहे, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब चारों बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर एक साथ विलय के लिए राजी हुई। सही कहा। यह था चौथा चरण, जिसे वृहद राजस्थान आ गया, जो 30 मार्च 1949 को बना। और शायद इसीलिए 30 मार्च को आज भी राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
लेकिन जैसे ही ये चारों बड़े और शक्तिशाली राजा एक ही कमरे में आए होंगे, एक भयंकर कूटनीतिक संकट तो खड़ा हुआ होगा। बिल्कुल हुआ। सबसे बड़ा सवाल था कि इस नए विशाल राज्य की राजधानी क्या होगी और अहम विभाग किसे मिलेंगे। जयपुर और जोधपुर के बीच तो राजधानी को लेकर मानो तलवारें खिंच गई थी। ये तो एक ऐसा ईगो क्लैश था जो पूरे एकीकरण की प्रक्रिया को ही पटरी से उतार सकता था। और इसे सुलझाने के लिए भारत सरकार ने पी सत्यनारायण राव कमेटी का गठन किया। इस कमेटी का काम केवल भौगोलिक या प्रशासनिक सुविधा देखना नहीं था, बल्कि इन महाराजाओं के भारी भरकम अहम को संतुष्ट करना था। अरे ये तो बिल्कुल आधुनिक दौर की गठबंधन सरकार जैसा है। जैसे आज सरकार को गिरने से बचाने के लिए अलग अलग गुटों को भारी भरकम मंत्रालय बांट दिए जाते हैं ना। बहुत ही सही तुलना की आपने। राव कमेटी ने भी यही तुष्टीकरण की नीति अपनाई। उन्होंने राजधानी जयपुर को दी, लेकिन जोधपुर के महाराजा को शांत करने के लिए वहाँ हाई कोर्ट स्थापित कर दिया। और केवल हाई कोर्ट ही नहीं, मैंने नोट्स में देखा कि बीकानेर के राजा को शिक्षा विभाग थमा दिया गया। उदयपुर जो सबसे पुरानी रियासत थी, उसे खनिज और कस्टम विभाग दे दिया गया। हाँ, और भरतपुर को कृषि विभाग और कोटा को वन तथा सहकारी विभाग मिला। ये सब रातों रात लिए गए राजनीतिक फैसले थे, ताकि कोई भी राजा खुद को अपमानित महसूस न करे। लेकिन एक पल रुककर सोचिए, एक आधुनिक राज्य के लिए जहां उसके सारे अहम विभाग अलग अलग शहरों में बटे हों, कोई उत्तर में कोई दक्षिण में, ये प्रशासन के लिहाज से कितना मुश्किल रहा होगा। शुरुआती दौर में तो ये एक प्रशासनिक दुस्वप्न था। मतलब फाइलें एक शहर से दूसरे शहर सफर कर रही थी। लेकिन अगर हम इसका दीर्घकालिक प्रभाव देखें ना, तो इस मजबूरी ने एक बहुत ही सकारात्मक काम किया। वो कैसे? इसने राजस्थान में विकेंद्रीकरण या जिसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, उसकी नींव रखी। सारी सत्ता और रोजगार केवल जयपुर तक सिमट कर नहीं रह गए। राज्य के अलग अलग कोनों में संस्थागत विकास हुआ, जिसका फायदा आज भी राजस्थान को मिल रहा है। ये तो बहुत दिलचस्प नजरिया है। चलिए, तो सीमाएं तय हो गईं, विभाग बट गए और मई 1949 में मत्स्य संघ को भी इस वृहत राजस्थान में मिला लिया गया। लेकिन ये सब कुछ मुफ्त में नहीं हुआ था। भारत सरकार ने इन राजाओं को उनकी सत्ता छोड़ने के बदले एक बहुत बड़ी आर्थिक कीमत चुकाई थी, जिसे प्रीवी पर्स कहा गया। प्रीवी पर्स असल में एक गारंटीकृत कर मुक्त पेंशन थी, जो भारत सरकार ने राजाओं और उनके उत्तराधिकारियों को जीवन भर देने का वादा किया था। और ये रकम चौंकाने वाली थी। मेवाड़ को सालाना 20 लाख रुपए, जयपुर को 18 लाख और जोधपुर को 17.5 लाख रुपए। बिल्कुल, मैं इस बात पर थोड़ा जोर देना चाहूंगी कि 1940 और 50 के दशक का भारत भयंकर गरीबी, अकाल और विभाजन के आर्थिक झटके से जूझ रहा था। ऐसे समय में 20 लाख रुपए सालाना एक अकल्पनीय रकम थी। क्या हम इसे एक शांतिपूर्ण विलय के लिए दी गई एक बहुत बड़ी राजनीतिक रिश्वत नहीं कह सकते? अगर हम इसे आज के चश्मे से देखेंगे ना, तो ये अनुचित लगेगा। लेकिन 1947 की जमीनें हकीकत को चौड़ी थी। आप कल्पना कीजिए कि अगर ये 19 संप्रभु राज्य, जिनके पास अपनी सेनाएं, हथियार और सदियों का प्रभाव था, भारत के खिलाफ बगावत कर देते तो। हाँ, वो तो है। अगर पूरे राजपूताना में एक गृह युद्ध छिड़ जाता तो बहुत भयानक स्थिति होती। बहुत खून खराबा होता और देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाती। पटेल ने यही गणित लगाया कि बिना एक भी गोली चलाए अगर कुछ लाख रुपए देकर भारत का 1/3 भूभाग सुरक्षित हो रहा है, तो ये दुनिया की सबसे बेहतरीन कूटनीतिक डील है। ये एक बहुत ही तार्किक नजरिया है। उस गृह युद्ध को दबाने की कीमत इन प्रिवी पर्स की राशि से हजारों गुना ज्यादा होती। एकदम सही। हालांकि 2 दशक बाद जब लोकतंत्र मजबूत हो गया, तो 1971 में 26वें संविधान संशोधन के जरिए इंदिरा गांधी ने इस प्रिवी पर्स को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, क्योंकि तब तक राजाओं का वो डर और प्रभाव खत्म हो चुका था। बिल्कुल। खैर, राजाओं को तो मना लिया गया, लेकिन राजस्थान के नक्शे के ठीक बीचों बीच अभी भी एक अजीब सा छेद था, अजमेर मेरवाड़ा। हाँ, राजवाड़ों का विलय हो गया, लेकिन ये इलाका अलग ही खड़ा था। ऐसा क्यों? क्योंकि अजमेर मेरवाड़ा किसी राजा की संपत्ति नहीं था। वो एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था। मतलब वहाँ आजादी से पहले सीधे अंग्रेजों का शासन चलता था। अच्छा। जब बाकी राजस्थान एक हो रहा था, तब अजमेर मेरवाड़ा अपना एक अलग अस्तित्व बनाए हुए था। 1956 तक उनकी अपनी एक अलग विधानसभा थी, जिसे धारा सभा कहते थे, जिसमें 30 विधायक बैठते थे। मतलब राजस्थान के बीचों बीच एक और समानांतर सरकार चल रही थी। और मैंने पढ़ा है कि हरिभाऊ उपाध्याय उस अजमेर राज्य के एकमात्र मुख्यमंत्री थे। वे इसे राजस्थान में क्यों नहीं मिलाना चाहते थे? सत्ता का मोह किसे नहीं होता। हरिभाऊ उपाध्याय और वहाँ के स्थानीय नेता अपनी स्वतंत्र पहचान और राजनीतिक ताकत नहीं खोना चाहते थे। लेकिन यह एक भौगोलिक और प्रशासनिक विसंगति थी, जिसे लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। और इसी विसंगति को दूर करने के लिए भारत सरकार ने फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया था, है ना? जी हाँ। और इस आयोग की सिफारिशों ने ही 1 नवंबर 1956 को आधुनिक राजस्थान को उसका वर्तमान स्वरूप दिया। इसी 7वें और अंतिम चरण में अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान का हिस्सा बनाया गया। और इसी दौरान कुछ और इलाकों का भी विलय हुआ था। गोकुल भाई भट्ट जैसे नेताओं के अथक प्रयासों से माउंट आबू और दिलवाड़ा को, जो पहले बॉम्बे स्टेट में जा रहे थे, वापस राजस्थान में लाया गया। बिल्कुल। और मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच भी कुछ इलाकों की अदला बदली हुई,
जैसे सुनील टप्पा राजस्थान में आया और सिरोंज मध्य प्रदेश को दे दिया गया। और ये 1 नवंबर 1956 की तारीख सिर्फ नक्शे के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इस दिन एक बहुत बड़ा संवैधानिक बदलाव भी हुआ। मैं दस्तावेजों में पढ़ रही थी कि इसी दिन ABCD श्रेणियों को खत्म कर दिया गया। ये तकनीकी शब्द थोड़ा उलझाने वाला है। इसका असल मतलब क्या था? देखिए, आजादी के बाद भारतीय संविधान ने राज्यों को प्रशासन के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया था। श्रेणी A में वो राज्य थे जहां पहले ब्रिटिश गवर्नर राज करते थे, जैसे अपना यूपी। अच्छा, और श्रेणी बी? श्रेणी B में वो राज्य रखे गए जो देसी रियासतों को मिलाकर बने थे, जैसे अपना राजस्थान। यहाँ शासन का प्रमुख कोई गवर्नर नहीं, बल्कि राजाओं में से ही चुना गया राज प्रमुख होता था। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह इसके एकमात्र महाराज प्रमुख थे। शाही का एक सिंबल या प्रतीक राज प्रमुख के रूप में बचा हुआ था। सही कहा। लेकिन 1956 के 7वें संविधान संशोधन ने इस पूरे सिस्टम को साफ कर दिया। श्रेणियां खत्म कर दी गई। अब भारत का हर राज्य समान था। और राज प्रमुख का पद भी हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया है ना? बिल्कुल। और उसकी जगह एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक पद राज्यपाल ने ले ली। सरदार गुरमुख निहाल सिंह राजस्थान के पहले राज्यपाल बने। और इसी के साथ राजशाही का आखिरी पर्दा भी गिर गया। प्रशासन की कमान पूरी तरह से जनता के नुमाइंदों के हाथ में आ गई। हाँ, शुरुआत में हीरालाल शास्त्री जैसे मनोनीत मुख्यमंत्री आए, लेकिन असली बदलाव तब आया जब टीकाराम पालीवाल पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। और उसके बाद तो मोहनलाल सुखाड़िया का युग आया, जिन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। उन्होंने 17 सालों तक मुख्यमंत्री रहकर इस नई, जटिल और विविधता से भरी मशीनरी को एक स्थिर और आधुनिक राज्य में तब्दील किया। ये जो पूरा सफर है ना, 1947 से लेकर 1956 तक, ये सिर्फ कुछ संधियों पर हस्ताक्षर करने का सफर नहीं था। ये एक पूरी सभ्यता का, एक पूरी शासन व्यवस्था का कायापलट था। और इस कायापलट की गहराई को समझने के लिए मैं आखिर में एक बहुत ही अद्भुत ऐतिहासिक कॉन्ट्रास्ट की तरफ ध्यान खींचना चाहूंगी। हाँ, बिल्कुल। आप सोचें, एक तरफ महलों के बंद कमरों में शक्तिशाली राजा बैठे थे। वे अपनी तोपों की सलामी के लिए, अपनी राजधानियों के लिए और 20 लाख रुपए के प्रीवी पर्स पेंशन के लिए महीनों तक कड़ा मोल भाव कर रहे थे। वे एक ऐसी दुनिया को मुट्ठी में भींच कर रखने की कोशिश कर रहे थे जो रेत की तरह फिसल रही थी। मतलब ये एक युग के अंत की छटपटाहट थी। बिल्कुल। लेकिन ठीक उसी वक्त, उसी भौगोलिक क्षेत्र में, उसी मेवाड़ की जमीन पर एक और घटना घट रही थी। बलवंत सिंह मेहता नाम के एक प्रजामंडल नेता, जो कोई राजा या सामंत नहीं बल्कि एक आम नागरिक थे, वे दिल्ली में बैठी भारतीय संविधान सभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और वे मूल भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी बने। अरे वाह, ये बहुत ही खूबसूरत और गहरा विरोधाभास है ना? एक ही जमीन पर, एक ही वक्त में राजा अपनी सत्ता की आखिरी कीमत वसूल रहे थे और एक आम नागरिक उसी जमीन पर लोकतंत्र की पहली ईंट रख रहा था। बिल्कुल। ये कहानी सिर्फ 19 रियासतों के नक्शे जुड़ने की नहीं है। ये कहानी है राजतंत्र के अहंकार के टूटने और लोकतंत्र के उदय होने की। ये भौगोलिक एकीकरण से कहीं ज्यादा एक पूरे समाज का मनोवैज्ञानिक परिवर्तन था। एकदम सही कहा आपने। और शायद यही वो असल विरासत है जो आज के राजस्थान के नक्शे की साफ सुथरी रेखाओं के पीछे छिपी है। हमारे सुनने वालों के लिए ये एक ऐसा विचार है जिस पर उन्हें जरूर सोचना चाहिए। आज की हमारी इस चर्चा में बस इतना ही। अगस्त